सर बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे इसकी वजह से अगर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पे डेल्टा पी को बस ऊपर छोड़ के 8NL और पाई बाई आर की पावर 4 इस पूरे को रेजिस्टेंस बोल देते हैं। यानी रेजिस्टेंस जो हो रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उस आराम से देख सकते हो। तो ये जो होगा रेट होता है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, इसको ए भी बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली पी होता है। अगर ये ज़्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच में ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। देखो नॉन आइडियल फ्लूइड के अंदर ऐसे फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है तो इसका शेप जो होगा पैराबोलिक होता है। बट नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर आइडियल फ्लूइड है तो पूरा का पूरा सब साथ में चलते हैं। और पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 होता है, ये होता है। इसको हम फ्लूइड रेजिस्टेंस बोलते हैं, तुमको मैंने बता दिया। बिल्कुल वैसे होता है, रेजिस्टेंस अनलॉगी करके बताया, ये ज़्यादा होगा। यानी अगर मान लेते हैं हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट ज़्यादा होगा, और ये पूरा रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस जो होता है इसके किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो एल और आर की पावर 4 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे करके आता है, सीरीज में है तो बिल्कुल उसी एनालॉजी से सॉल्व करते हैं तो आराम सॉल्व हो जाता है। अगर तुम देखोगे हमारे पास सीरीज के अंदर है तो करंट सेम होता है, और करंट सेम होता है तो यहाँ पे तुमको मालूम है कि Q जो होगा सेम थ्रू बॉस पाइप, तुमको बता दिया मैंने। और Q अगर सेम होगा तो तुम मालूम है, अगर Q सेम है तो डेल्टा पी आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस, और डेल्टा पी का रेशियो पूछे तो रेजिस्टेंस का रेशियो, और रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ से कर लोगे। और प्रेशर डिफरेंस ये था, इसको Q नेट निकालना चाहते हो ना तो टोटल नेट डिफरेंस ले लोगे और आर इक्विवेलेंट ले लोगे, तो डेल्टा P2 माइनस P1 कर लोगे। इसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस कितना था लेकर कर लोगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तुमको यही चीज़ पूछता है, तो तुम इसके अंदर मालूम है कि दोनों का अगर करंट जोड़ते हैं बिल्कुल करंट जैसा डील करो ना। इसके अंदर भी सेम है तो हमारे पास आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेशियो करेंगे तो रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। और रेजिस्टेंस का तुम जानते ही हो। आगे मूव अगर करते हैं तो तुम्हें बता रहा वेंचुरोमीटर क्या होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू मेजर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को मेजर करने के लिए वेंचुरोमीटर को यूज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली वही बर्नौलीज वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल इसका बर्नौलीज इक्वेशन का ही होता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रेशर वाला टर्म लिखा ये, और सेम हाइट था तो mgh वाला रो जीएच वाला टर्म खत्म हो गया। ठीक, तो प्रेशर को हमने घटा दिया, उधर जाकर इसको इधर भेजा, और इसमें बस एक चीज़ को कॉमन निकाल लेते हैं जो यहाँ पे देखोगे तुम। तो देखो आगे हम बात कर रहे थे वेंचुरोमीटर के बारे में, तुमको बताया। वेंचुरोमीटर के अंदर देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास तुमको मालूम है कि दोनों जगह रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो तो सेम ही होगा। देखो एक पाइप के अंदर तो कम से कम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो सेम ही होता है। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो होगा AV1 यहाँ पे हो जाएगा। एक बार को तुम चाहो तो वहाँ से भी रिवीजन कर लेना जो PDF वाला है क्विकली। तो यहाँ पे AV1 जो होगा और यहाँ पे A2 V2 जो होगा, इसको हम रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो अगर मान ले तो अगर हम यहाँ की वेलोसिटी को लिखना चाहते हैं V1 तो हम क्या लिखेंगे, V0 जो होगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बाई A, जो एरिया यहाँ का रहा होगा देन यहाँ का जो एरिया रहा होगा। तो वही हमने कर लिया यहाँ पे, इसका कर लिया, इसका कर लिया। और हमने क्या किया आगे, हमने P प्लस देखो क्या किया हमने, इस P1 को क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो। तो P1 को बोल देंगे हमारे पास यहाँ पे जो P1 प्रेशर लग रहा था इसको ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो जी एच, और इसका P2 को लिख देंगे ये वाला। तो ये कट जाएगा P0 और रो जी को कॉमन ले लोगे तो H1 माइनस H2 बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास इधर वाला टर्म देखोगे तो इसके अंदर हम V0 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पे रो जो काट देंगे। तो ऐसे ही आगे करके सॉल्व हो रहा होता है ये। बाकी देखो विस्कोसिटी के अंदर डायरेक्ट कड़क इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं, डायरेक्टली कड़क तुमको इसको बनाना भी आना चाहिए। है क्या बस कि यहाँ पे फोर्स जो होता है विस्कस फोर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका यूनिट जो होता है पॉइजली होता है, एक पॉइजली जो होता है 10 पॉइज होता है। और हमारे पास ऐसा यूनिट जो होता है हमारे पास उसको निकाल सकते हो आराम से, यहीं से ही निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ से ऐसा यूनिट निकालो या यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं। यहाँ से हालांकि डायमेंशन निकालोगे। और NA डेल्टा भी होता है रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, और यहाँ पे इसको पूरे को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। डेल्टा x होता है उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस दिया होगा वहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्टली आगे तुमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके आंसर तक इजीली पहुँच सकते हो, कोई खास बात नहीं है। देखो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना अगर, तो लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी कम होती है तो मोर इजी होता है ट्रेवल करना, बट गैसेस के अंदर बढ़ती है। विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन के अंदर फर्क सिंपल सा है यार, कि विस्कस फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखोगे एरिया भी हो रहा है बट ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जो होता है वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर भी इंडिपेंडेंट होता है। कहाँ वेलोसिटी को काइनेटिक लगेगा तो काइनेटिक लगता चला जाता है, म्यू एन के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। ये वाला जो होता है एक और चीज़ नॉर्मल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये तो नॉर्मल फ्रिक्शन डिपेंड करता है। और ये जो होता है ये viscous force on solid moving in fluid depend on the shape and size of the solid, बिल्कुल सही बात है, independent of shape and size of the bodies in contact, बिल्कुल सही बात है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है शियरिंग स्ट्रेस बाई स्ट्रेस स्ट्रेन रेट होता है, ये भी चीज़ तुमको मालूम अच्छे तरीके से कैसे होता है। देखो फोर्स पर यूनिट एरिया हमने भेज दिया, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेस, और विस्कोसिटी हो गया, और वेलोसिटी को बोल दोगे डेल्टा L बाई डेल्टा T, और इसको अपन बोलेंगे डेल्टा L बाई L को अपन स्ट्रेन बोल देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन आया ना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन आया और रेट आ गया, स्ट्रेन के अंदर रेट आ गया, तुमको दिख रहा है स्ट्रेन रेट है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट यानी स्ट्रेन बाई डेल्टा टी है ये, ठीक। स्ट्रोक लॉ क्या होता है, माइनस होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी होता है, -6 पाई
एन आर बी होता है, तुम मालूम है रेजिस्टेंस मतलब सॉरी रेडियस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको तुम चलो मैं कर करके बताते चलता हूँ, तुमको मजा आता चला जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली में। पहली चीज कि हमारे पास विस्कस फोर्स अगर कोई एक सॉलिड नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर एक तो बायोंसी फोर्स ऑलवेज लग रहा होगा, बट ये जो होता है विस्कस फोर्स जो होता है ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो होता है हमारे पास 6 ईटा आरवी, बस सिंपल सी बात है 6 ईटा आरवी होता है। और 6 ईटा आरवी 6 पाई ईटा आरवी आई एम वेरी सॉरी 6 पाई ईटा आरवी होता है, और 6 पाई ईटा आरवी होता है ना, तो यहाँ पे एक निगेटिव उसके वजह से आता है, कोई खास बात नहीं है। तो ये जो होता है 6 पाई ईटा आर भी ये वेलोसिटी को डिपेंड करता है। जैसे जैसे ये बॉडी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतना ही ऊपर विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, और नीचे जी लग रहा था mg, तो दोनों जब ये बराबर हो जाते हैं ना, ये ऊपर का पूरा जोड़ के और ये, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करने लगता है, और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2/9 ईटा सॉरी 2/9 आर स्क्वायर, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी बाई नीचे ईटा आता है, ये ध्यान रखोगे। तुमको दोबारा बताता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस जी रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अरे यार रुक जा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है 2/9 इंटू आर स्क्वायर रो सिग्मा माइनस रो इंटू जी बाई ईटा, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। 3 बार तुम खुद लिखोगे, मजा आ जाएगा। ये आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है सर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। टर्मिनल वेलोसिटी अगर जितना ज़्यादा विस्कस होगा उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, और रेडियस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। लास्टली कोई भी वेलोसिटी दो टर्मिनल वेलोसिटी पे ही आकर रुक जाती है, और एक्सेलरेशन समय के साथ देखोगे 0 पे पहुंच जाता है उसका। और इसको डायरेक्टली तुम मालूम है कोई भी स्फीयर बहुत सारे मिल के बनते हैं, तो हमारे पास रेडियस जो फाइनल का होता है n की पावर 1/3 n नंबर ऑफ मिल रहे थे तो 1 की पावर 1 आता है। कैसे निकालते थे, तो तुम दोनों का वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम आर क्यू के बराबर होता है, तो आर क्यू जो होगा इसके अंदर n होगा और आर स्क्वायर होगा, आर क्यूब होगा, क्यूब लोगे तो r इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू आर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। रेडियस का यहाँ से निकालोगे, और टर्मिनल वेलोसिटी r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों की तरफ स्क्वायर कर दो हमारे पास, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। इसका टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे करके कर सकते हो कोई, हाँ ऑफकोर्स यार, या निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो कि r स्क्वायर करो, अब r की वैल्यू एक रख के निकाल लो, कोई खास बात नहीं। यहाँ से भी तुम वहीं तक पहुंचोगे। ये पेज हमने देख लिया था, आगे बात करते हैं। सरफेस टेंशन देखो, तुम बता रखा मैंने, बल्क और बाहर वाला सरफेस अलग अलग बिहेव करते हैं। बाहर एज स्ट्रेस मेम्ब्रेन होता है, और जितनी ज़्यादा उसकी एरिया होती है उतना ज़्यादा उसका एनर्जी होता है। और सरफेस टेंशन के बारे में तुमको पहले ही चीजें कुछ बताई थी, आओ तुरंत रिवीजन करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस होता है, ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड होता है, नॉट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। फॉलोइंग फ्लूइड का नहीं होता है, ये स्टेशनरी फ्लूइड का ही प्रॉपर्टी होता है। एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स, ये क्यों होता है, क्यों लगता है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स, उनके बीच में ऑफकोर्स तुमको मालूम है, तभी तो कोहेसिव फोर्स को सही लगता है। और पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को ये अपन बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं अपन। स्केलर होता है, इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन से मार्क्ड है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्केलर होता है, पहली चीज़ तुमको मालूम है, ठीक है, स्केलर होता है, ये चीज़ तुमको मालूम है अच्छी तरीके से। और ये जो होता है, अगर मान लेते हैं, मैंने तुमको बताया था, इसके ऊपर अगर देखोगे सरफेस टेंशन जो होता है और लेंथ कर लेंगे, पर यूनिट लेंथ था फोर्स निकालने के लिए, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ कर लेंगे, हमारे पास 2 टाइम्स किया, चूंकि दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। मैंने तुमको बताया अगर डिस्क है तो पर यूनिट लेंथ और लेंथ कितना है वो लोगे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, मतलब डिस्क है और यहाँ पे दोनों तरफ लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। सरफेस टेंशन लिया, पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ लिया, और हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया। इसके अंदर देखोगे तो हमारे पास वही है कि सर पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ले लिया, 4L होता है, और पर यूनिट लेंथ लिया मतलब सरफेस पर यूनिट लेंथ लिया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, स्क्वायर फ्रेम रिंग डिस्क हो गया। ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है 2 पाई मिनिमम सरफेस एरिया, ताकि उसका सरफेस, देखो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि मिनिमम सरफेस एरिया हो जाए, ताकि उसका सरफेस एनर्जी कम हो जाए। सरफेस एनर्जी जो होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो बीच में सरफेस टेंशन आता है। तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने तुमको पहले ही बताई थी कि ये जो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है ना भाई, एक जो होता है देख हमारे पास सरफेस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और यहाँ पे भी सरफेस टेंशन आ जाता है, तो एनर्जी को सरफेस टेंशन एरिया। और कैसे अगर मान लेते हैं वर्क डन पूछा तो एनर्जी फाइनल लेते हैं अपन, जो माइनस इनिशियल लेते हैं, तो इसके अंदर सरफेस कॉमन लेके एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल ही निकालते हैं। यही तो चीज़ करते हैं ना, कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ देखोगे तो तुमको लिखी हुई मिल भी जाएगी कि हमारे पास एनर्जी इनिशियल जो होगा, हमारे पास इनिशियल एरिया फाइनल एरिया, और दोनों का एनर्जी डिफरेंस या वर्क कितना होगा। अब बोल रहे हैं फाइंड वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप बोला हुआ है, ध्यान देना, ड्रॉप है, ये सब नीट में आया था एक क्वेश्चन और गलत करके आ जाते हो, तो यही सब का ही खेल है भाई, यही सब तो गलती नहीं करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो इसके अंदर हमारे पास वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सरफेस स्फेरिकल ड्रॉप फ्रॉम R1 टू R2 अगर कर रहे हैं तो हम एनर्जी इनिशियल फाइनल ले लेंगे, वर्क डन पूछा दोनों घटा देंगे, और हमारे पास ड्रॉप बोला था, अगर बबल बोलता तो सरफेस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फ्री सरफेस होते हैं, अभी एक फ्री सरफेस है तो रहने देंगे, और सरफेस इंटू एरिया हम ले लेंगे, और एरिया के अंदर 4 पाई कॉमन निकाल के R² ले लेंगे। देखो ये चीज़ को तुम आराम से समझोगे, मैं तुमको बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एक लिक्विड ड्रॉप जो होता है ना, इनके अंदर टूट रहा है,
अगर टूट रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ऑफकोर्स, तो एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ रही है यानी बाहर से अब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर में डिक्रीज। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है जानने वाली कि तो वर्क डन जो होता है इनका सरफेस इंटू एरिया तो होता है ये साथ में n की पावर 1/3 - 1 हो जाता है, यानी n की पावर 1/3 - 1 ये कॉमन होता है, चाहे ये सब मिलके एक ड्रॉप बने तो भी यही वर्क डन आएगा, अगर ये मिलके एक ड्रॉप बने तो भी यही वर्क डन आएगा, और एक टूटे तो भी यही वर्क डन आ रहा होता है। सिंपल है, निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अगर हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाई ड्रॉप, अब बता रहे हैं कितना हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो यही तो एनर्जी है, तो इसी को इक्वेट कर दोगे इसके बराबर है ना, कितना n इक्वल पार्ट में ब्रेक होने के लिए, तो n क्या पूछ रहा है हमारे पास कितना, अच्छा अगर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करके ब्रेक कर रहा है इक्वल पार्ट में तो कितना डिक्रीज टेम्परेचर होगा, तो जहाँ भी डिक्रीज टेम्परेचर डायरेक्ट लगाना तुमको आना चाहिए डेल्टा टी यहाँ पे हो जाएगा, और एस डेल्टा टी कर सकते हो आराम से, यहाँ पे सरफेस टेंशन एम एस डेल्टा टी, और यहाँ पे ये वाला एनर्जी का पूरा फॉर्मूला लोगे तो लॉस इन हीट एनर्जी गेन इन सरफेस एनर्जी, वही बात है, ये गेन लॉस करके गेन किया है, बिल्कुल सही बात है। मास को डायरेक्टली ये तुमको लिखना आना चाहिए, और यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा आराम से टेम्परेचर में डिक्रीज होगा वो निकालोगे। मैंने तुमको बताया कि इसकी एनर्जी जो होती है वो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, वैसे ही करके निकाल लेते हैं, निकाल लोगे, कोई खास बात नहीं है। इसके अंदर एरिया देखोगे कम हो रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे, चूंकि यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, एनर्जी कम हो रही है रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज जो बोलेंगे वही बोल देंगे सरफेस इंटू एरिया इंटू n की पावर 1/3 - 1। एनर्जी का रेशियो अगर पूछेगा ना इनिशियल बाई फाइनल, तो देखो पहली चीज इनिशियल तुमको मालूम है क्या होता है कि सरफेस टेंशन इंटू एरिया होता है, एरिया 4πr² था, n हमने लिया चूंकि इनिशियल में n थे ये और फाइनल में नहीं थे, ये कट जाएगा कॉमन, और n की पावर अब यहाँ पे तुम डायरेक्टली रख लोगे, तुमको मालूम है कि r की पावर 1 n की पावर 1/3 होता है, तो यहाँ से अगर तुम रखते हो हमारे पास जो बच रहा है n, और मतलब नीचे वाले को हमने रख लिया, बेसिकली r² की वैल्यू यहाँ पे निकाली और उसको रख ली, r² था तो r² को कॉमन करके, तो r² करके ये आ जाता है रेशियो बेसिकली। और इनिशियल बाई फाइनल अगर बोलेगा तो इनिशियल को तुम देखोगे और फाइनल को तुम देखोगे तो काट के आ रहा है, बट इनिशियल लॉस पूछे तो इनिशियल बाई टोटल बोले, ये लॉस नहीं है, ये तो इनिशियल बाई फाइनल किया ना हमने, अगर तो ये डायरेक्टली n की पावर 1/3 आ जाता है, बट लॉस पूछे तो इनिशियल लोगे, इन दोनों को घटाओगे और फिर निकालोगे, तो डायरेक्टली फार्मूला रख के निकालो, या फिर तुम डायरेक्टली कॉमन ऐसे भी कर सकते हो कि फाइनल बाई इनिशियल, इनिशियल बाई फाइनल मालूम था तो 1/n की पावर 1/3 - 1 करके ऐसे भी करके निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। एक्सिस प्रेशर जो होता है मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर अगर सिर्फ ड्रॉप है 2T/r होता है, बबल तो हमारा 40/r होता है, कोई खास बात नहीं है। और हमेशा जो होता है ना कॉनकेव साइड में ज़्यादा प्रेशर होता है, कॉनकेव साइड में ज़्यादा होता है, तो कॉनकेव इधर ज़्यादा प्रेशर है, कॉनकेव इधर ज़्यादा प्रेशर होगा, P0 ज़्यादा होगा देन P0, P1 नॉट ज़्यादा होगा देन P1, तुम बता दी मैंने। और P इनिशियल माइनस P फाइनल जो होगा हमारे पास, P इनिशियल माइनस P0 जो होगा वो मैंने तुम बता दिया 40/r हो जाएगा। अगर यहाँ पे एयर होगा तुम बता दिया मैंने, अगर एयर होता है तो यहाँ पे देखो अगर दोनों मिलते हैं ना, इंटरफेस का कितना रेडियस होता है, डायरेक्टली 1/r = 1/r - 1/r कर लोगे। r डैश है ये, इसका रेडियस = इसका रेडियस भाई, इसका रेडियस हमने लेके निकाल दिया, इसको आराम से कैसे निकालते हैं एक बार देख के समझ भी सकते हो। दो लिक्विड ऑफ रेडियस r1 एंड r2 जो होते हैं कोलिस करके अगर सिंगल बन रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर, तो फाइनल रेशियो कितना होगा ड्रॉप का। हमने इधर एनर्जी की बात की थी, यहाँ पूछ रहे हैं हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा उसका, अगर दो मिलकर आपस में कर रहे हैं कोलिस कर रहे हैं तो रेडियस जो होता है वो सिंपल r की पावर √r1² r2² दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं। कंटेक्ट एंगल जो होता है वेट करता है नहीं करता है, बहुत सिंपल सी बात है यार कि अगर देखो ये वेट करेगा, अगर कंटेक्ट एंगल लेस देन 90 है, अगर मोर देन 90 है तो वेट नहीं करेगा, ग्रेटर देन 90 है तो वेट नहीं करेगा, लेस देन 90 है तो वेट करेगा। इसके अंदर देखोगे तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसके अंदर कोहेसिव आपस में चिपकना जाता है, और ये एडहेसिव यानी एडहेशन यानी एडेशन दूसरे से जुड़ना तुम मालूम है, ये तो मॉर्फोलॉजी के अंदर तुम मालूम है, तो एडेशन यानी सरफेस से ये जुड़ रहा है, ठीक है ना। और मैंने तुम बाकी बता दिया कि कौन सा ऊपर जाता है, ये सब चीज़ें तुमको बता दी थी मैंने कि अगर डेप्थ पे जाके देखोगे तो यही रेशियो निकाल के आते हैं, हाइट कैपिलरी राइज के अंदर यही होता है, ये सब तुमको बता दिया था मैंने। सफिशिएंट इनसफिशिएंट हाइट होता है तो हमारे पास क्या होता है मैंने तुमको मालूम है कि यार जाके ओवरफ्लो नहीं करेगा। और अगर मान लेते हैं हमने उसको लिफ्ट वगैरह के अंदर रखा है तो जी को तुम कैसे वेरिएबल करोगे तुमको मालूम है। और अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऊपर जाके क्या होता है, अगर मान लेते हैं इनसफिशिएंट हाइट है, अगर मान लेते हैं हमारे पास इनसफिशिएंट हाइट है, अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ऊपर नहीं जा सकता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज कर लेता है। अगर मान लेते हैं इसको इंक्रीज करेगा तो प्रेशर एक्सिस डिक्रीज कर लेगा, ऐसे कर लेता है। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका लेते हैं, मिनिस्कस का लेते हैं, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। मास जो होता है राइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, r² के, और नहीं r² के नहीं, r के होता है। मास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, और
हाइट इन प्रोपोर्शनल टू आर तो मालूम, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, डिपेंड नहीं करता। जूल्स लॉ यही होता है बस कि वही इंक्रीज जितना ऊपर उठा ना, तो मान लो रो जी जो होगा इसके अंदर भी रो जी एल साइन थीटा होगा, यानी कॉस इधर होता साइन ऊपर होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, भले ही बेंड कर दो, हाइट नेट देखोगे तो उतना ही ग्रो हो रहा होगा, कोई खास बात नहीं है। बाकी इधर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो जो होता है प्रेशर, थ्रस्ट पॉइंट, ये सब मैंने आई गेस तुमको बता ही दिया था। आगे बात करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। देखो कंडक्शन क्या होता है, इसके अंदर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है, स्लो प्रोसेस, ये भी स्लो प्रोसेस, बट रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस, मीडियम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और कन्वेक्शन साइकिल वगैरह कैसे चलता है, देखो हीट फ्लो करता है हॉट एंड से कोल्ड एंड पे। तो देखो अभी क्विक में बस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं ढंग से ही देखते हैं। तो हीट फ्लो करता है हॉट एंड से कोल्ड एंड पे, कंडक्शन में तुम मालूम है मीडियम इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। ऑफकोर्स यार मीडियम रिक्वायर करना होगा नहीं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होते हैं ऑसिलेट करते हैं, बट इसके अंदर मूव करते हैं, मोबाइल मीडियम चाहिए, फ्लूइड के अंदर पॉसिबल है। एंड डू नॉट लीव देयर पोजीशन, स्लो प्रोसेस होता है, मे टेक प्लेस मोर टेक प्लेस इन सॉलिड, पाथ जो होता है दोनों के अंदर जिगजैग होता है, टेम्परेचर मीडियम का दोनों के अंदर इंक्रीज करता है, मीडियम इसके अंदर भी रिक्वायर्ड है, बट मोबाइल मीडियम होता है, टेक्स प्लेस इन फ्लूइड, सॉलिड के अंदर नहीं हो सकता है। ये तुमको ध्यान देना कि सॉलिड के अंदर कहाँ से कन्वेक्शन साइकिल तुम चला लोगे। ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एब्जॉर्ब हीट एंड मूव फ्रॉम हॉट इनटू कोल्ड एंड दूसरे आने का चांस मिलता है कि वो भी आए, यहाँ पे ऐसे ही कन्वेक्शन साइकिल बनता है। मान लेते हैं हीट किया ऊपर भाग गए तो ठंडे वाले को आने को चांस मिला। स्लो प्रोसेस ये होता है, पाथ में भी जिगजैग, इसके अंदर भी जिगजैग या कर्व्ड होता है, और टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज करता है। ग्रेविटेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वेक्शन, याद रखना ठीक है ना। कन्वेक्शन साइकिल ऐसे बनता है, और इसके अंदर मान लेते हैं ऊपर आइस रखते हैं तो मतलब हॉट वाले फिर ऊपर जाएंगे, कोल्ड वाले नीचे आएंगे, तो यहाँ पे भी कन्वेक्शन साइकिल चलेगा, और ये जल्दी होगा। और क्योंकि मान लेते हैं ठंडे नीचे रह जाएंगे, नीचे अगर आइस रखते हो उसे कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो अगर हॉट है तो ऊपर रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टेम्परेचर जो होता है हमारे पास अगर देखोगे तो इसका, ये तो चीज़ें मैंने तुमको बताई थी, वही सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर बोला हुआ है वही सी ब्रिज हॉट ब्रिज के अंदर कि मान लेते हैं अगर यहाँ से इधर जाता है, बेसिकली मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि ये है दिन के अंदर, तो दिन के अंदर देखो पहले चीज़ कि इसका टेम्परेचर पानी का उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हॉट एयर ऊपर जाएगा तो इधर ठंडा हवा आएगा। बट वही नाइट के अंदर ये कम ठंडा हुआ होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हॉट एयर जो होगा इधर से घूम के इसके मुंह में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बाकी ऐसे उसका साइकिल चल रहा होगा। देखो रेडिएशन जो होता है फास्टेस्ट मोड होता है, मीडियम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, फास्टेस्ट मोड होता है, पॉसिबल होता है वैक्यूम के अंदर, मीडियम का टेम्परेचर नहीं बनता है, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है पाथ, ध्यान देना। और जो होता है पॉसिबल होता है वैक्यूम के अंदर भी, और इसके अंदर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हीट फ्लो करता है ईएमएफ के फॉर्म में, जैसे आईआर रेडिएशन हो गया, थर्मल रेडिएशन हो गया, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ना ही ऑब्जॉर्व करता है, नॉट मतलब ऑब्जॉर्व हीट नहीं करता। ऑफकोर्स यार रेडिएशन के अंदर तुमको मालूम ही है आईआर का रेडिएशन के फॉर्म में मूव करता है। तुमको बताया मैंने थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। पहली चीज करंट सेम होता है, और KAT कैट से तुमको मैंने बताया था, याद रखोगे KAT/L एल कर लेते हो। इसके अंदर रेजिस्टेंस का निकालना चाहते हैं तो हमारे पास बाकी सारी चीज़ों को नीचे ले लो, तो L/A के नीचे आ जाएगा, L/K नीचे आ गया, तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया हीट का, ठीक है। इसका जो होता है ये स्केलर होता है, तुमको पहली चीज़ मालूम होनी चाहिए, जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड होता है या कैलोरी पर सेकंड होता है, ठीक है। तो जूल पर सेकंड होता है या कैलोरी पर सेकंड होता है, इसका यूनिट चूंकि ऑफकोर्स यार एनर्जी पर यूनिट टाइम तो है तो होगा ही ना। और ये जो होता है सेम थ्रू आउट द रॉड होता है, और इसका यूनिट भी तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसका भी यूनिट आराम से तुम देखोगे तो निकल जाएगा आराम से, कैसे निकालते हैं तुम देख सकते हो, और बाकी निकाल भी लोगे अगर एग्जाम के अंदर आता है तो। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कॉमन रहता है उसका पैटर्न चलता है, तो KAT/L तो इस दोनों को और भाई लास्टली डायमेंशनली सेम कर लोगे, बाकी आगे वही डेराइव किया हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली हुई थी कहीं पे, आगे चल के बताता हूँ मैं। इसके अंदर किसको डबल किया किसको हाफ किया उसको तो भाई तुम उंगलियों पे खेल सकते हो, कोई खास बात है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं इसका KAT/L होता है, एरिया को πr² बोल दिया, बोल रहा है कि R रेडियस को डबल और L को डबल, इसको भी डबल, तो ये 2 टाइम्स लास्टली ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऊपर 4 नीचे 2 होता। इसको बोल रहा है कि K को हाफ कर दिया हमने, L को डबल किया, इसको हाफ किया इसको डबल किया, तो आप वही 4 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। R और डेल्टा T दोनों को डबल किया, R को डबल करेंगे 4 टाइम्स होगा, इसको डबल करेंगे डेल्टा T को ना, तो डेल्टा T को डबल करो तो 8 टाइम्स हो जाएगा नेट टेम्परेचर। दोनों एंड का अगर डबल करो 2 कॉमन बाहर आया 2 ही रहेगा। अगर मान लेते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो तुमको बताया था LKA होता है, एक को अपन πr² बोल देंगे, बोल रहा है L और R दोनों को डबल कर रहे हैं, तो दोनों को डबल करेंगे तो नीचे नेट 2 रह जाएगा, और इसको अगर इसको हाफ करेंगे तो ऊपर 4 चला गया, और इसको L को डबल करने को बोला, इसको भी डबल कर 4 8 हो जाएगा ऊपर। कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है। देखो ये जो होता है इसके अंदर और कैपेसिटर के अंदर इक्वल एक चीज होती है, और तो मैं तुमको बता देता हूँ, मजा आ जाएगा तुमको। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना इसके अंदर तुमको एक चीज मालूम है, डेल्टा, इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ तो dQ/dt निकालना है हमें, यानी H निकालना है हमें बेसिकली, और K इक्विवेलेंट निकालना है हमें तुमको, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास मालूम है कॉमन क्या होगा, कॉमन तो सर dQ/dt मतलब रेट करंट जो होगा वो सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो इसके अंदर जो हम रेट निकालते हैं अब उस निकालते हैं हम आई को ऐसे निकालते हैं वीर और आई सेम ही था दोनों के अंदर। तो डेल्टा भी जो था टेम्परेचर डिफरेंस को से यहाँ पे फ्लो कर रहा था और आर इक्विवेलेंट दोनों को अलग अलग जोड़ते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। और एक चीज़ कि इसके अंदर या कैपेसिटर के अंदर देखो एक ऐसा टर्म चलता है, कैपेसिटर वाली चीज़ को भी अभी कवर कर लेते हैं हम, मजा आ जाएगा तुमको। देखो तुम बता रहा हूँ कि तुम तो देखो जो कॉमन होता है ना उसका टर्म चला देते हैं। जैसे हम डी क्यू बाई डी टी अगर करेंगे तो इसके अंदर हमें मालूम है कि के टी बाई एल होता है। तो इसके अंदर मैंने को मालूम है कि अब हमें क्या निकालना है, के इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो एल ऊपर जाएगा हमारे पास, तुमको मालूम है, तो एल को ऊपर ले लोगे। अगर हमें के इक्विवेलेंट निकालना है तो एल ऊपर जाएगा, तो L1 प्लस L2 हम कर लेंगे और बाकी हम क्या करेंगे अब L1 बाई L2 कर देंगे और इसको डायमेंशनली हमें इक्वल करना था, के इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं तो L1 बाई K1 करेंगे प्लस L2 बाई K2 करेंगे, तभी तो डायमेंशनली इक्वल हो पाएगा, के ऊपर लास्ट चला जाएगा। अब इसी को अपन कैपेसिटर के अंदर देख लेते हैं, तुमको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर क्या बोला हुआ है यही चीज़ को लेकर। कैपेसिटर के अंदर तुमको मालूम है कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो कोई खास बात नहीं है। इसको अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो ये भी हो जाएगा। अब तुमको मैं बोलूँ कि तुमको बताओ मेरे को के इक्विवेलेंट क्या होगा, तो तुमको मालूम है। अगर तुम बोलोगे कि हम अगर बात करते हैं हमारे पास सीरीज के अंदर, तो सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है? तो सीरीज के अंदर अगर दो डाइलेक्ट्रिक हम रख रहे हैं सीरीज के अंदर, एक डाइलेक्ट्रिक ये हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक ये हो गया, इन दोनों के अंदर एरिया सेम रहता है। अगर ये सेम हो गया तो डी ऊपर जाएगा, तो D1 बाई प्लस D2 कर देंगे और हम इसको डायमेंशनली इक्वल करने के लिए D1 K1 प्लस D2 K2 कर लेंगे। कोई खास बात नहीं है। और यही चीज़ तुम देखोगे जो मैंने बताया डी और D1 बाई K1 और ये डी जो है टोटल डी है, टोटल जो है डी है, डी यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है, डी ये वाला डिस्टेंस है। डाइलेक्ट्रिक की मोटाई भाई उसका डाइलेक्ट्रिक, इसकी मोटाई भाई इसका डाइलेक्ट्रिक, तो ऐसे करके निकालते हैं। मान लेते हैं हम, चलो हम बात करते हैं पैरेलल के बारे में। तो पैरेलल अगर होता डाइलेक्ट्रिक तो उसमें क्या कॉमन आता है? मान लेते हैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रखा, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रखा, तो एक चीज़ में कॉमन आती है सर दोनों का लेंथवा तो कम से कम सेम होता है। तो अगर तुम बोलोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है और के होता है के और हमारे पास कैपेसिटेंस ही होता है, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास ये सेम है, तो ऊपर वाला ही कॉमन रह जाएगा हमारे पास। के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास मतलब ये चौड़ाई या मोटाई उसकी सेम है। समझ में आ रहा है तुमको? तो हमारे पास अब तुम देखोगे ना इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या रह जाएगा? बस तुम देखोगे तो एरिया को लास्ट नीचे भेजोगे, एरिया नीचे जाएगा तो नेट एरिया ऊपर आएगा और एरिया को अब इक्विवेलेंट करना चाहते हो तो K1 A1 प्लस K2 A2 ऐसे कर लोगे। तो कोई खास बात नहीं। अगर तुम वही निकालना चाहते हो यहाँ पे जहाँ पे हम देख रहे थे अभी थर्मल के अंदर जो होगा उसके अंदर भी देखोगे तो सेम ही आएगा। उसके अंदर जो होगा वो हो जाएगा KT बाई एल हो जाएगा DQ बाई DT। और इसके अंदर में मालूम है कि ये वाला चीज़ सेम होगा, L सेम होगा, तो इसके अंदर भी देखोगे तो हमारे पास के इक्विवेलेंट निकालेंगे ना तो A1 प्लस A2 बाई A1 T1 प्लस A2 T2 यही आएगा। A1 K1 प्लस A2 K2 आएगा, चूंकि हमारे पास डायमेंशनली इसको सेम करना है। अब तुम ये चीज़ समझ गए हो और यही चीज़ तो दोनों जगह लिख दी है, दोनों जगह यही चीज़ तो लिख दी है। अब चलो इस पेज पे आए हैं तो इसको थोड़ा सा रगड़ डालते हैं, मज़ा आ जाएगा तुमको। मैंने तुमको क्या नहीं, आप चलो आराम से सीक्वेंस में याद करेंगे, या करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तुमको मैंने क्या बताया यहाँ पे देखो, इस चीज़ को तो पहले रगड़ते हैं अपन कि पैरेलल में दो अलग अलग होते हैं। देखो तरीका यही होता है, अगर तुमको 500 पेज खत्म करने ना, बस लगे रहो 500 तक पहुंच जाओगे, लगेगा वाह कितनी बड़ी चीज़ खत्म कर दी। यही तरीका होता है, बस करते जाओ मजा आ जाएगा। एनीवेज तो तुमको मैंने बताया कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो मैंने बताया तुमको कि हमारे पास डी कॉमन हो जाता है, डी सेम हो जाता है। तो इसके अंदर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बाय द वे? तो पहली चीज़ की इक्विवेलेंट देखो, सबसे पहले ऊपर की मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई ए वही सिग्मा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होता है वो के टाइम्स कम हो जाता है, डाई इलेक्ट्रिक डाला तो के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, के टाइम्स डाई इलेक्ट्रिक कम हो जाता है, के टाइम्स डाई इलेक्ट्रिक कम हो जाता है। और डेल्टा भी इंटू देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है भी बाई डी ही होता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होता है वो के इक्विवेलेंट इंटू सी हो जाता है, यानी ये हमेशा बढ़ेगा। अगर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक डालते हो ना तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर देखेंगे हम तो हमारे पास मैंने तुम बता दी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है और K1 यहाँ पे बोलते हैं, बट K1 इसको डायमेंशनली इक्वल करने के लिए D1 K1 बाई D2 K2 ऐसे याद रख लोगे। और इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, के इक्विवेलेंट अगर तुमको पूछे डाई इलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट तो तुमको मैंने ये बता ही दिया। और तुम अगर बोले कि दोनों सेम है, ये सब खुद से यहाँ से ड्राइव करोगे, मेन तुमको फॉर्मूला याद, कोई खास बात नहीं है। अब तुम एक बताओ, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा कम, यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कम हो चुकी। देखो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा कम हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, स्लोप आई ज़्यादा बढ़ गया, ई थोड़ा बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ा यहाँ पे, तो स्लोप ज़्यादा, स्लोप से
बेसिकली तुम यहाँ पे ध्यान दो कि v इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये y पे है, ये x पे है d वाला, तो ये स्लोप हो गया इसका। हमने देखा इसकी वैल्यू बढ़ी, यानी स्लोप की वैल्यू बढ़ी, तो हमने स्लोप की वैल्यू बढ़ा दी। नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव स्लोप था। अरे कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आगे अगर देखोगे हमारे पास, तुम मालूम है कि के इक्विवेलेंट, अगर डायरेक्टली अगर के इक्विवेलेंट दोनों के बीच का हमें मालूम है ना, तो इसको कैसे निकाल सकते हो कि के इक्विवेलेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कर सकते हैं। या सी डैश जो होगा ना यहाँ पे कैपेसिटेंस का आएगा, उसको के इक्विवेलेंट इनटू सी कर लेंगे। तुमको मालूम है कि इनिशियल कैपेसिटेंस जो होगी उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक जो होता है, ये सब चीज़ें तुमने बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है कि थिन कंडक्टिंग, अगर हमारे पास थिन कंडक्टिंग अगर रख दिया है हमारे पास, देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक एयर का एक होता है, कंडक्टर का इन्फिनाइट होता है, और कंडक्टर का इन्फिनाइट होता है, एयर का एक होता है, और बाकी सारे जो भी डाल दो ऑयल वगैरह उन सब का भी एक से तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। सबसे कम एक का होता है, और मेटल डाल दिए तो पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो अगर थिकनेस बहुत बहुत कम रखा हुआ है ना, तो इसकी मोटाई इंटू इसका डाइलेक्ट्रिक हम कर लेंगे, तो डी माइनस टी कर लेंगे, और डी माइनस टी इसकी मोटाई, इनको रुक जाओ, डी माइनस टी करेंगे नहीं, हवा की मोटाई डी माइनस, पूरे डी में से इस टी को घटा दो तो बाकी हवा बचा एक, और टी बाई इन्फिनाइट इसको कर लेंगे जीरो, ठीक है, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई, और डी बचेगा, थिकनेस बहुत कम था तो रिमेन कांस्टेंट बोल देते हैं, बट अगर बड़ा हुआ तो डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अगर इसको कम करेंगे तो यानी चाहे तुम कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालो, मेटल ही डालो, तो अभी डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो क्या होगा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑलवेज बढ़ेगा। तो इसके अंदर हम इसका करेंगे डी माइनस टी, अब ये कंसिडरेबल था 1, और टी बाई इन्फिनाइट कर देंगे हमारे पास इसका थिकनेस, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, बट इसको डिक्रीज किया ना हमने, तो हमारे पास बढ़ेगा। बेसिकली इसने क्या किया, हमारे पास डी को डिक्रीज कर दिया हमने, इसको डाला तो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सी बात है। पैरेलल के अंदर दो अलग अलग कैपेसिटर मान लो, सिंपल तरीके से बात है, यहाँ पे दो अलग अलग कैपेसिटर मान सकते हो कि इसका हम मान लेंगे, ये अलग मान लेंगे, और दोनों को कैपेसिटेंस को कैसे जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं पैरेलल के अंदर सिंपल तरीके से, तो वैसे ही जोड़ देंगे। तो इसका कैपेसिटेंस ठीक है एप्सिलॉन नॉट ए1, इसका एरिया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू उसका डाइलेक्ट्रिक बाई इसका डाइलेक्ट्रिक, दोनों को कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं, तुमको मालूम है। और एप्सिलॉन नॉट डी और कॉमन ले लेंगे, ए1 के 1 बाई ए2 के 2 बोल देंगे, और तुमको मैंने ये इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैंने तुमको ये चीज़ तो बता ही दी। और एक चीज़ की तुम हैक जान लो कि अगर K1 K2 K3 K4 सबको एक मान लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन वहाँ से कर सकते हो, और इसको करके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। कैसे, क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता तो हमारे पास ये दोनों के दोनों पैरेलल में होते हैं, K1 एंड K3 पैरेलल के अंदर होते, बट पैरेलल के अंदर नहीं है, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी थोड़ी सेम ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास C1 अगर हम निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को सीरीज मानेंगे, और सीरीज मान के निकालने के लिए तुमको बता दिया कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए एरिया जो A/2 था वो ले लिया, इसका डाइलेक्ट्रिक सॉरी डेप्थ यहाँ पे होगा, मतलब डेप्थ नहीं सॉरी, मतलब इसका मोटाई कितना है, डाइलेक्ट्रिक मोटाई कितना है, D/2 है, और K1, और चूंकि एप्सिलॉन नॉट डी बाई के होता था हमारे पास K1 बाई डी बाई टू इंटू K2 कर लेंगे, तो इसका कैपेसिटेंस C1 का निकाला, ऐसे ही C2 का निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A/2 इसका भी एरिया वही है, और D/2 इसका थिकनेस वही होता है, और K3 और इसका D/2 K4 इस दोनों का निकाला। अब इन दोनों को हम पैरेलल के अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। देखो जब भी बैटरी को इंसर्ट करते हैं ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो क्या होता है, बहुत सिंपल सा कहानी है पूरा का पूरा, और चलो देख रहे हैं तो देख ही डालते हैं ना, मज़ा आ जाएगा तुमको, क्या बोलते हो, मज़ा ही आ जाएगा। देखो पहली चीज़ इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, तुम ये चीज़ जान लो पहले चलती कैसे है कि जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेग करते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो बैटरी इमेन कनेक्ट अगर रखेंगे तो भी मेंटेन रहेगा, तो भी मेंटेन रहेगा, और भी मेंटेन रहेगा, कैपेसिटेंस तो ऑलवेज बढ़ेगी बढ़ेगी, और Q इक्वल टू CB होता है, भी मेंटेन है, C बढ़ा तो Q भी बढ़ जाएगा, और इसके अंदर हाफ CB स्क्वायर, इस एक कांस्टेंट कौन मिल रहा है उसको देख लो, तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गया, भी कांस्टेंट था तो ये भी बढ़ जाएगा के टाइम्स, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V/D होता है, तुम मालूम है V/R होता है, तो इसके अंदर मैंने तुमको ये बताया ये कॉमन रहा, और D तो कुछ चेंज किया नहीं तो वही रहेगा, बट फोर्स के अंदर देखेंगे तो Q बढ़ा हुआ था तो ये भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। बैटरी को अगर हमने रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक यानी Q सेम रहेगा, और Q सेम रहा तो तुमको मालूम है हमारे पास कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यहाँ से अगर Q इक्वल टू CV से अगर हम निकालेंगे डायरेक्टली भी, तो हमारे पास हो जाएगा Q/C। Q जो था हमारे पास सेम रहा, बट कैपेसिटेंस जो था वो बढ़ा तो के टाइम से कम हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस नीचे है। यहाँ पे एनर्जी जो होगा Q²/2C, Q सेम था 2cc, यहाँ पे के टाइम से भी कम हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ये हम देखा हमने के टाइम्स कम हुआ तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से हो जाएगा, और फोर्स के अंदर देखेंगे तो हमारे Q सेम था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा हमारे पास के टाइम्स कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी अप्लाइड, ये चीज़ मैंने तुमको कराई हुई थी, शायद तुमको याद होगा, बहुत मज़ा भी आया था अपने को करके। देखो मैं तुमको दोबारा बताता हूँ, तुमको मज़ा आएगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम पोटेंशियल कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर 10 वोल्ट ओनली, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि अप्लाई कर सकते हैं ईच रजिस्टर्स के अक्रॉस 10 वोल्ट ही है, तो उससे कितना क्यू मैक्सिमम फ्लो कर सकता है, तो इसका क्यू निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो,
कौन मैक्सिमम मतलब वो जो क्यू सेफेस्ट है उनसे प्ले करा दो और उस क्यू से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको आगे निकाल के जोड़ दोगे तो आ जाएगा। वही चीज़ जो बोली वही आगे तुम देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा केस डायरेक्टली रटा हुआ होना चाहिए। देखो ये तो हमारे पास पहली चीज़ की ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है तो इस सी को पैरेलल का C/2 हो जाएगा, C/2 सी 2C हो जाएगा पैरेलल के अंदर, कोई खास बात नहीं है। बट अगर यहाँ पे देखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है, हाँ ये है, अगर इन जो है तो हमारे पास तुम बता दिया बैलेंस्ड है और इसमें तो फिर करंट कोई भी नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और सेम सर्किट सिमिलर सर्किट है, सिमेट्रिक सर्किट है तो इस वाले में नहीं जाता है क्योंकि जितना यहाँ से अंदर जाने का रास्ता वैसे ही बाहर निकलने का रास्ता है तो इसमें जाता है, बीच वाले में नहीं घुसता है, तुम बता दिया। और इसमें तुम ए मान लोगे, ए बी के बीच में कैपेसिटेंस ए बी के और ए बी लिखो, एक कैपेसिटेंस बना, ए बी के बीच में एक और था, ए बी के बीच में और था, ऐसे करके ऐसे ए बी ए और यहाँ पे मान लेंगे एक्स, तो एक एक्स मान लो तो उन दोनों के बीच में कितना है, ए बी के बीच में भी एक मिल गया तो उसको करके ऐसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी आता है। इसके अंदर वाई भी मान लोगे तो ए वाई के बीच में हमारे पास था, सॉरी यहाँ पे वाई और एक्स कॉमन है, ए मतलब ये जो है वो सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है तो ए और वाई के बीच में बना दो, ए और वाई के बीच में बना दो, सॉरी हाँ वाई कॉमन है ना तो वाई जो है वो जा रहा है ना तो वाई और ए के बीच में बना दो, वाई और बी के बीच में बना दो, ऐसे ही बना के कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है भाई। तो हम जहाँ पे थे वापस उस पर आते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे थे, तो हम जो थे वो थे सर हमारे पास, कहाँ पे थे यार, हम थे हमारे पास यहाँ पे। तो इसके अंदर जो मैंने तुमको चीज़ बताई थी वही कि AT से तुम कर लोगे, तुमको ये चीज़ें बता दी थी। यहाँ से अब आगे कौन कौन तुमको इक्वल दिया हुआ है आराम से निकाल लोगे। तो K इक्विवेलेंट का तुमको ऐसे बताया था मैंने कि तुम डायरेक्टली KAT/L कर लो, ठीक है। K निकालना है, L को ऊपर कर लेगा सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर क्या सेम है, एरिया सेम है ना, एरिया सेम रहेगा सीरीज के अंदर। आई एम वेरी सॉरी, या क्या सही बोल रहा हूँ मैं, एरिया सेम ही रहेगा तभी तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। देखना थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट तभी निकाल सकते हैं जब एरिया दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो एरिया सेम है तो L1 ऐसे कर लोगे और अगर मान लेते हैं कि AT/L होता और उसके अंदर लेंथ सेम होता तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट का जो आता है एरिया को फिर नीचे भेज दोगे तो एरिया नीचे आ जाएगा। तो K1A1 प्लस K2A2 करना ही पड़ेगा हमें इक्विवेलेंट लाने के लिए। तो K1A1/K2A2 प्लस A2 तुमको बता दिया मैंने। बाकी एरिया भी अगर सेम हो गया उसके अंदर अगर लेंथ भी सेम हो गया, वो सब केसेस तुम निकाल लोगे। मैंने तुमको बता दिया था कितना डिक्रीज करता है वो निकाल दो। और देखो टेम्परेचर डिक्रीज पर यूनिट लेंथ जो होगा T1 माइनस T2 जो होगा भाई L पूरे लेंथ पर यूनिट लेंथ इतना डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ एक्स कितना होगा, तो T1 यहाँ पे था पर यूनिट लेंथ में इतना डिक्रीज किया, इतना इंटू एक्स तो इतना टोटल डिक्रीज किया, तो यहाँ पे कितना आएगा तो आ ही गया। समझ में आ रहा है। पहला तरीका ऐसा भी हो सकता है निकालने का कि तुम पहले हाफ से एक्स तक बोलो और टोटल बोल दो, तो दोनों के अंदर क्यू सेम है तो पहले से ऐसा बोल दोगे कि AT और T का डिफरेंस यहाँ तक लोगे भाई L या ये वाला X ले लोगे और डेल्टा T ये लोगे कि AT के अंदर और टोटल लेके वहाँ, क्योंकि दोनों के अंदर रेटवा तो सेम ही है ना, रेटवा तो सेम ही है ना। बाकी देखो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली यहाँ पे ध्यान होगा कि डायरेक्टली सिमिलर टू रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये जो होगा अगर मान लेते हैं कि जो है सेम फॉर ऑल है और ए भी सेम है तो हमारे पास के हट गया तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बस L है और सेम मटेरियल से बना होता तो के सेम हो जाता। एरिया भी मान लेते हैं सेम ही है तो हमारे पास L के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो डायरेक्टली जो है उसको रेजिस्टेंस ही मान लो और रेजिस्टेंस मान कर सॉल्व कर लो। 1.5 इंटू 3, तीनों को जोड़ लोगे हमारे पास तो हमारे पास 3 3 6 हो जाएगा और नीचे 3 था 6 3 का 2 होता है तुम मालूम है और 2 और 3 2 5 आ जाता है टोटल। तो टोटल इसका नेट 5 आया। तो डेल्टा T जो होगा और रेजिस्टेंस तुमको मालूम है तो डेल्टा T/5 R करके आराम से निकाल दो और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट L/A कर लो, आगे कर लोगे। देखो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अगर A एंड B पूछे ना, A है, ये A है, ये A है, ये B है, ये B है, A और B के बीच में अगर पोटेंशियल सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, वेरी सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो अगर ये का रेशियो अगर सेम हो गया तो हमारे पास जो होगा नो हीट फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल रॉड और ये थर्मल कंडक्टिविटी था, ये ध्यान देना। बाकी हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना आएगा तो लीनियरली फोन करेगा तो हमारे पास देख लेंगे कि हमारे पास कितना यहाँ पे 100 से 20 डिग्रीज का रहा है डिफरेंस, 80 आ रहा है कितने 6L लेंथ में, तो पर यूनिट लेंथ में इतना, तो इतने यूनिट लेंथ में कितना आएगा डायरेक्टली 4L करके निकाल लेंगे। मैं तुमको बता दिया था फॉर्मेशन वाला क्या होता है, कोई खास बात नहीं है। ये तुमको बताया था शायद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मैंने तुमको बता ही दिया था कि अगर एक बॉडी है सराउंडिंग टेम्परेचर हमारे पास T0 है और टाइम जो लग रहा है T1 लग रहा है, यहाँ से T1 से हमारे पास T2 टेम्परेचर में जाने के लिए तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला जो होता है T1 माइनस T2 हो जाता है। T1 माइनस T2 बाई जो टाइम लगा T1 इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट होता है इनटू T2, इसके अंदर बाकी हो जाता है T2, उन दोनों का एवरेज लेते हैं T1 प्लस T2/2, T1/T2 प्लस 2 और यहाँ से घटा लेते हैं जो हमारे पास सराउंडिंग टेम्परेचर था, यही होता है हमारे पास। तो देखोगे हमारे पास वही चीज़ बोला हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखा, रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा।
टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होता है टी नॉट, और टाइम ऑफ कूलिंग अगर देखेंगे तो हमारे पास 70 से 60 कम टाइम में चला जाएगा। धीरे धीरे फिर रूटीन कूलिंग हमारा चालू हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है T1 से T2 जाने में, फिर T3 जाने में टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा ना, टाइम बढ़ता चला जाएगा। T1 से T2 जाने पे अगर देखोगे टाइम तुम, तो हमारे पास इसमें से इसको घटा के भाई इसका टाइम ले लो, भाई कांस्टेंट दोनों का एवरेज ले लो और सराउंडिंग का टेम्परेचर घटा दोगे, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ निकालोगे। रेडिएशन जो होता है, देखो सबसे पहली बात, रेडिएशन आता है तो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ट्रांसमिट कर देगा। तो टोटल एनर्जी का कितना रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेंस बोलेंगे। टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी में तुमको बोला ना, एब्जॉर्ब किया वही। और हमारे पास ब्लैक बॉडी अगर होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो पूरा रिफ्लेक्ट करता है। परफेक्ट व्हाइट बॉडी जो, सॉरी परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होता है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, और परफेक्ट व्हाइट बॉडी पूरा रिफ्लेक्ट करता है। परफेक्ट व्हाइट बॉडी होता है पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया 1 होता है, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी पूरा ऑब्जॉर्व कर लेता है। और क्रिचॉफ लॉ होता है गुड इमीटर इज गुड, गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर, वही बात है। और वाइस वर्सा, गुड इमीटर इज गुड ऑब्जर्वर, वाइस वर्सा, जो ज़्यादा खाएगा वही ज़्यादा निकालेगा, ज़्यादा खाएगा वही ज़्यादा निकालेगा, बिल्कुल सी बात है। इमिसिविटी जो होती है ब्लैक बॉडी की एक होती है, तुमको मालूम है ये वाली चीज़, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं हम, तो तुम देखोगे स्टीफेंस लॉ जो होता है, इस पे क्वेश्चंस आराम से मिल जाते हैं, अच्छे से कर लोगे इस चीज़, इस टॉपिक को पूरा। कोई भी ब्लैक बॉडी के लिए जो होता है हमारे पास इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होती है। इसको अपन एरिया डायरेक्टली एनर्जी, टोटल एनर्जी बोलेंगे तो सिग्मा की वैल्यू 5.6567 × 10⁸ होता है, तो मालूम है 5678 से याद कर सकते हैं अपन। और यहाँ पे सिग्मा और AT को भेज के यहाँ पे कर लेते हैं इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी जो होती है, भाई इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, और इसको अपन बोलते हैं इमिसिव पावर, इमिसिविटी बोल दो या इमिसिव पावर, एनी बॉडी भाई ब्लैक बॉडी को अपन बोलते हैं इमिसिविटी। और यहाँ पे ई की टर्म भी आ जाता है, अगर कोई भी बॉडी हो और ब्लैक बॉडी के लिए वैल्यू 1 थी तो हो जाएगा। यहाँ पे ई की वैल्यू जो होगी, कोई भी बॉडी भाई ब्लैक बॉडी करके निकालते हैं। और प्रोबोस थ्योरी होती है कि कोई भी टेम्परेचर, कोई बॉडी ए टेम्परेचर T प्लेस इन इन्वायरमेंट एट टेम्परेचर T⁴, देन इट इमिट रेडिएशन एंड ऑब्जर्व रेडिएशन साइमल्टेनियसली, यानी साथ में वो रेडिएशन को इमिट भी करता है और ऑब्जर्व भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास क्यूनेट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास, अगर हम क्यूनेट देखेंगे तो क्यू इमिट माइनस क्यू ऑब्जर्व होता है। मतलब बेसिकली मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास अगर तुम देखोगे कितना नेट बचा तो कितना इमिट किया भाई, कितना ऑब्जर्व किया, वही बात है। कितना नेट बचा तो इसका निकाल दोगे T/4 और इसको कॉमन ले लोगे ऐसे करके, है ना। क्यू नेट अगर पूछ रहा है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो तुम, और ये दोनों अलग अलग पे होता है। स्टेफन बोल्ट्जमैन बोलते हैं। प्रोबोस थ्योरी बस इतनी होती है कि सिमल्टेनियस ऑब्जर्व रिलीज दोनों का होता है। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये होता है हमारे पास कि कोई बॉडी अगर टेम्परेचर T⁴ पे है ना, तो हर एक वेवलेंथ रिलीज करता है। इफ ए बॉडी इज टेम्परेचर T, देन इट इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, बट एक का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। रेडिएशन एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट मैक्सिमम, रेडिएशन जो होता है लैम्डा नॉट पे, बट यूनिक वेवलेंथ जिसके कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट होती है वो लैम्डा नॉट होता है। आई एम वेरी सॉरी, तो लैम्डा नॉट पे मैक्सिमम एनर्जी इमिट होती है। तो लैम्डा नॉट मान लेते हैं वो ये था, तो इस पे मैक्सिमम एनर्जी इमिट होती है और ये इनवर्सिबल इसका टेम्परेचर होता है। नहीं, अगर मान लेते हैं हमारे पास लैम्डा नॉट जो है वो कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर 3 दिया हुआ है तो लैम्डा नॉट जिसका कम है यानी T1 सबसे ज़्यादा होगा, देन T2, देन T3। यहाँ पे तुमको बस ये चीज़ बोलना जाता था विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ की, कोई भी बॉडी अगर टेम्परेचर T पे रखी हुई है ना, तो वो क्या करता है, कोई बॉडी अगर टेम्परेचर T पे रखी हुई है तो सारे के सारे पॉसिबल वेवलेंथ को रिलीज करता है, बट एक यूनिक वेवलेंथ जिसके कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, एक यूनिक वेवलेंथ जिसके कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, वो उसको अपन लैम्डा नॉट बोलते हैं, और वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसको अपन बोल देते हैं विंग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.9 × 10⁻³ होती है। एरिया अंडर कर्व जो होता है वो जो होता है T⁴ होता है। टेम्परेचर ही है ये। टोटल इमिसिव पावर या एरिया बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी जो होता है वो ग्राफ का एरिया बताता है। टोटल एनर्जी जो होता है ग्राफ का एरिया बताता है। एरिया अंडर कर्व T⁴ होता है। कोई खास बात नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं अपन, तो हम बात करते हैं SHM के ऊपर। SHM के अंदर तुमको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है जो रिपीट करे, और ऑसिलेटरी मोशन जिसका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और हमारे पास माइनस यहाँ पे आता है। तुमको कोई खास बात नहीं है, मालूम है तुमको। और माइनस N1 होता है तो हमारे पास SHM बोलते हैं। K की वैल्यू m⍵² होती है, कोई खास बात नहीं है। और इसी को अगर बोलेंगे हमारे पास फोर्स के अंदर अगर K की वैल्यू डाल देंगे, मास को डिवाइड करेंगे तो ω² एक सा आता है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू वेलोसिटी होती है ओमेगा, प्लस माइनस में होता है √a² - 6², और मैक्सिमम जो होता है ओमेगा ए हो जाता है। कोई खास बात नहीं, T/4 होता है। बाकी फ्रीक्वेंसी से बन लोगे तुम मालूम है। ये तुमको एक विंडोज मालूम हो जाएगी। अगर x1 पे हो उसका वेलोसिटी v1 है, x2 पे वेलोसिटी v2 है। टाइम का जो होता है डायरेक्टली 2π, और टाइम का डायमेंशन देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, और √अंडर किया तो हमारे पास दोनों का स्क्वायर कर लोगे, और पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो मतलब नहीं है उससे, इतना करके निकाल लोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है एक्सेलेरेशन माइनस एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक्सेलेरेशन और ये निगेटिव में था, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं।
और बाकी कुछ चीज़ें जो है उधर से देख लोगे। एक चीज़ तुमको एनर्जी टोटल कांस्टेंट होती है हमारे पास, तुमको मालूम है। ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करती है इसको भी देख लो। कॉस स्क्वायर का टर्म आता है, तुमको मालूम है। इसकी डबल फ्रीक्वेंसी होती है, तुमको मालूम है। एनर्जी का कॉस वाले के अंदर डबल हो जाता है। और इसके अंदर जो होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है और हाफ के एक्स स्क्वायर डायरेक्टली होता है। और टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेम कब होती है तो a/√2 पे होती है। तुमको इतना की चीज़ें मालूम है। और टाइम पीरियड जो होता है ओमेगा 2 पाई रूट अंडर m/k होता है। और पेंडुलम का l/g 2 पाई रूट अंडर l/g इफेक्टिव होता है, तुमको मालूम है। जी इफेक्टिव के लिए मूव कैसे कर रहा हो देख लेते हैं। और इसमें हम निकाल लेते हैं हमारे पास k इक्विवेलेंट क्या आता है। 2 स्प्रिंग रखे हुए हैं कैसे है। और k इक्विवेलेंट यहाँ पे k डैश निकालने का और तरीका होता है कि टेंशन बाई मास ऑफ टेंशन ऑफ मास बाई टेंशन ऑफ स्प्रिंग। टेंशन मास के अंदर है, टेंशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो होगा, और का स्क्वायर इंटू के कर लेते हैं। कोई खास बात नहीं है। तो यही है एससीएम के अंदर एक और चीज़ की यहाँ पे जान लो तुम। अगर हमारे पास मान लो ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका एम्पलीट्यूड यही रहेगा, बट यहाँ पे उसका ओरिजिन होगा। मीन पोजीशन ए पे हो जाएगा बट उसका एम्पलीट्यूड वही रहेगा। साइन कॉस के अंदर है तो ऑफ कोर्स यार कैसे वेक्टर को जोड़ते हो, मतलब दोनों वैसे कर लोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोनों के दोनों साइन के अंदर है, बाकी सब सेम है तो डायरेक्टली सिंपल तरीके जोड़ दोगे। अगर स्क्वायर के अंदर है तो तुम एम्पलीट्यूड उसका आधा कर लोगे और फ्रीक्वेंसी डबल कर लोगे और एम्पलीट्यूड आधा कर लोगे। तो ये एक चीज़ एम्पलीट्यूड आधा फ्रीक्वेंसी डबल। बाकी अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है तो फिर वो एससीएम करते ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी इसके अंदर भी एक ऐसा दो पार्ट में ब्रेक होता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसका नो एसटीएम। और टेन थीटा जो होता है इन्फिनाइट तक जाता है तो इसका भी मिनिमम चाहिए, तो ये भी एसटीएम नहीं करता है। तो एसटीएम का इसमें इक्वेशन नहीं है। और इसके अंदर देखोगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी अगेन अलग अलग है तो ये भी एसटीएम नहीं है। बाकी ऊपर कुछ रिलेशंस वगैरह दिए हुए हैं साइन कॉस थीटा के, वो सब देख सकते हो तुम। इसको याद रखने का इनफेक्ट तो मैंने तुमको तरीका तक बताया हुआ था। देखो क्या होता है, देखते हैं ना। देखो क्या होता है, तुमको इतना मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहोगे तो तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल दोगे। और तुम मालूम है कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा था माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम मालूम है ये चीज़ होती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे तुम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस पहले आएगा तो कॉस की यहाँ पे हवाई होती है। ये चीज़ मैंने तुमको ऐसे ही करके याद कराया था, तो ऐसे ही करके तुम देख के एक बार रिलेट याद कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए ये चीज़। बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, और देखोगे ना तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो साइन आ रहा है तो -2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी होगी मैंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों को जोड़ के हमारे पास ये आता है साइन स्क्वायर थीटा, ये आया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा जो होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तुम मालूम है कॉस 2 थीटा जो होता है ना वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा मैंने तुमको बताया 2। अच्छा कॉस पहले आया, मैंने 2 तो दोनों में आता है बट कॉस की भाव आई है तो कॉस पहले आएगा तो -1 करेंगे, 1 इसमें से घटाएंगे, बट साइन का आएगा तो साइन को आगे घटाएंगे ही। समझ में आ गया तुमको ये वाली चीज़? तो यही चीज़ मैं तुमको बता रहा था। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई उसको पढ़ ही लोगे। आगे अपन मूव करते हैं वेव के अंदर। वेव के अंदर देखो पहली चीज़ की वेव जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मैकेनिकल वेव मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम नहीं चाहिए। और जो होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम के अंदर मूव, मतलब पार्टिकल का जो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के अलॉन्ग होता है। ट्रांसफर के अंदर वैसे नहीं होता है। जनरल इक्वेशन मैंने तुमको बता रखा है कि जो होता है ऐसे आता है। वेलोसिटी वगैरह तुम मालूम है, कब तुम डायरेक्शन वगैरह जानते हो कि अगर दोनों के दोनों हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव के अंदर है तो पॉजिटिव एक्स के अंदर जाता है, दोनों सेम साइन है तो हमारे पास निगेटिव एक्स के अंदर जाता है। इसको अपन न्यूट्रल को फेज बोलते हैं। ऊपर क्या क्या जनरल इक्वेशन बोला हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम दोनों होता है, तुमको ये चीज़ मालूम है। वेव को मैंने तुम बता दिया, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या क्या इज फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर सकता है, प्रेशर जो साउंड के फॉर्म में ट्रेवल करता है, डेंसिटी उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव भी एज ए फॉर्म मतलब डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर सकता है। और यहाँ पे एक वाली ये वाली चीज़ ध्यान रखोगे, ये तुम देखोगे उधर MR बुक के अंदर मिल जाएगी तुमको, माइनस भी रो डेल्टा रो भी वही रो एक्स हो जाता है। और बाकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मैंने तुमको इंटेंसिटी मैंने तुमको बता ही दिया था। इंटेंसिटी जो होता है वो कैसे निकालते हैं हमारे पास, ये वाले फॉर्मूला को आगे तुम टकराओगे भी ये इधर ही मिल जाएगा। हाफ रो भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ रो भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तुमको ए जेटी ज़्यादा इन दोनों को स्क्वायर करती है, ऐसे ही रहने देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बाकी सारी चीज़ें तुम जानते हो ऑलमोस्ट। इंटेंसिटी जो होता है तुमको मालूम है, और यहाँ से चटकाते हैं तो ऊपर जो होता है तो कैसे जाता है, इसका यहाँ पे एक √T/μ होता है। ये सब तुम उधर से रिवीजन कर लोगे। आगे बात करते हैं तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है ना सर, वो होता है γ/ρ। देखोगे सबके अंदर वही आता है। और ये जो होता है साउंड सॉलिड के अंदर आएगा। अगर लिक्विड गैस है तो यहाँ पर बॉल कोड लिख लेंगे, जो गामा डिफाइंड नहीं होता है। सॉलिड के अंदर से गामा डिफाइंड होता है, तो उसके लिए तो ऐसा ही लोगे। बिल्कुल सही बात है। न्यूटन ने आइसोथर्मल माना था, बट एडियाबैटिक ज़्यादा सही होता है। ये सब तुमको चीज़ें मालूम है अच्छे तरीके से, तो हम बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। तो न्यूटन ने माना था, और बीटा को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बीटा को अपन प्रेशर बोल सकते हैं, डायरेक्टली हम निकालते हैं। तो बीटा को अपन प्रेशर बोल सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से निकालते हो तो वही चीज़ निकल के आए थे। और देखना ये पूरा टोटल जो है वो बीटा ही निकल के आएगा। तो बीटा को अपन प्रेशर बोल लेते हैं।
और पी बाई रो होता है, बट ये उतना सही नहीं है और इस पर डिपेंड भी नहीं करता है। आर टी बाई एम यहाँ पे डेंसिटी से तुम मालूम है, पी एम बाई आर टी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, और यहाँ पे पी बाई रो अगर करेंगे अपन तो आर टी बाई एम आता है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, तुमको मैंने ये भी बताया हुआ था कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर तुम देखोगे हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के अंदर, उसके अंदर भी मतलब जो भी वेलोसिटी वगैरह होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबल राम जो होता है वहाँ पे, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट रूट टी के इनवर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर ये भी बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, तुम मालूम है वाली चीज़। बट इसके अंदर लाप्लास ने यही करेक्शन किया, देखा कुछ इरर आ रहा था, इतना इरर आ रहा था 15.67 इतना इरर आ रहा था, तो इसने वहाँ पे गामा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर हम देखा इरर ठीक हो गया। और यहाँ से भी देख सकते हो बीटा इक्वल टू गामा पी होता है, कब एडियाबेटिक के अंदर कैसे निकालते हैं वो सब देख सकते हो। बाकी उतना काम का नहीं है, हाँ ये देख सकते हो, इसको क्वेश्चन मिल तो प्रैक्टिस कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। देखो अभी तुमको मेन फोकस कहाँ पे करना है, क्वेश्चन रिवीजन इन सबको कर लिया, लेक्चर तो देखना ही नहीं है, बस क्वेश्चन लगाने इतने क्वेश्चन टेस्ट लगा लेना और देना है, तो लास्टली तुम अच्छा से बेस दे दोगे लास्ट टाइम पे, लास्ट के 2-3 दिन नहीं छोड़ोगे और शुरू से अवेयर होकर चलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस पे चलोगे, अवेयर होकर चलो, टेस्ट बहुत सा लगाओ, टेस्ट को बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो के रखोगे, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, मतलब जो भी होगा बट बेस देखा और चिल माइंड से देखा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी यार यूट्यूब को, मतलब अब छोड़ो जो भी था, बट ये सब गलतियां मत करो, बेस पे पहले ही चलो। और इतने ईयर्स जब दिए हैं ना लाइफ के, तो कितना इंपॉर्टेंट पेपर है तेरे लिए, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, मतलब इतना नहीं, बट हाँ मर जाओ बट बेस देके आओ, बस बेस देने फोकस करो, ना कि इतने सारे इमोशंस को अटैच करके बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ प्रेशर का एम्पलीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया एंड वेव नंबर आ गया, इसको अपन बोलते हैं एबीके। इंटेंसिटी मैंने तुमको बता ही दिया, एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम होती है, ये कैसे आता है, तुमको ये भी चीज़ मैंने तुमको निकाल के बता दिया था कैसे होता है, डायरेक्टली तुम ये याद रख सकते हो और ये आगे भी तुम जाके देखते हो काम आता है। डेंसिटी जो होता है हमारे पास, इंटेंसिटी भाई स्पीड हो जाता है, ये डेंसिटी क्या, सॉरी ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, इंटेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये बहुत सिंपल डेरिवेशन से निकाल भी सकते हो। एनर्जी देख, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तुमको मालूम है कि डेल्टा टी बाई टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम को एल बोला तो हमने इस पूरे को इंटेंसिटी बोल दिया और ये नीचे आके वेलोसिटी हो गया, कोई खास बात नहीं है। लाउडनेस जो होता है 10 बाई लॉग इंटू आई बाई आई नॉट की वैल्यू 10⁻12 होती है, डीबी होती है, एक बेल 10 डेसीबेल होता है, तुमको मालूम है ये वाली चीज़। सुपर पोजिशन जब करते हैं तो क्या होता है तुमको मालूम है कि अगर दो हमारे पास वेव्स है ना, देखो अगर दो वेव है और दोनों का अगर तुम दो वेव है अगर तुम्हारे पास, और अगर तुम दोनों का सुपर पोजिशन कर रहे हो, दोनों वेव है अगर तुम्हारे पास, दोनों का सुपर पोजिशन कर रहे हो तुम, तो तुमको ये चीज़ मालूम हो चाहिए कि दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे जोड़ते हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड के अंदर टेन थीटा जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो टेन थीटा जो होता है A2 जो होता है, इसका साइन थीटा इधर लेंगे और A2 कॉस थीटा इसमें जोड़ देंगे, तो A1 प्लस A2 कॉस थीटा ऐसे निकालेंगे हम। थीटा अल्फा जो अल्फा कितना इसका अल्फा आ रहा है, और हम निकालेंगे ए नेट कितना होगा, तो दोनों को एज ए वेक्टर जोड़ेंगे, A² प्लस A2 A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस फाइव, बिल्कुल कोई खास बात नहीं है। और यहाँ पे ए नेट आ जाएगा साइन, और यहाँ पे फाई लेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हमारे पास साइन वाले इस वाले बेस पे था माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे प्लस फाइव, प्लस ऊपर जाने को अपन यहाँ पे प्लस लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। और हमारे पास आगे देखते हैं ना हम, तो हमारे पास A² जो होता है हमारे पास A² जो होता है A² प्लस A1² A2² 2 A1 A2 इंटू कॉस फाइव होता है, और उधर कर लिया, बस इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में करके कर सकते हो। तो इंटेंसिटी जो कि डायरेक्ट रेज पर होती है, कोई खास बात नहीं है। और यहाँ पे 0 डिग्री पे दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, 180 पे घटाएंगे, 90 पे ऐसे कर लेंगे, एज ए वेक्टर डील करते हैं, कोई खास बात नहीं। अरे वेक्टर के एडिशन का यही फॉर्मूला है, तो वेक्टर के एडिशन के तौर पे ये एडिशन मतलब एम्पलीट्यूड का जोड़ते हैं, एम्पलीट्यूड को जोड़ते हैं, और यहाँ पे इंटेंसिटी दोनों को ले लेंगे आई, फिर यहाँ पे 2 रूट I1 I2 होता है, कॉस फाई होता है, कोई खास बात नहीं है। इंटेंसिटी डायरेक्ट 2A² होता है, आर आता है नहीं आता है, और K² हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे कोई खास बात लिखी नहीं है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऐसे कर लो, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम या तो एम्पलीट्यूड दोनों का होल स्क्वायर, या फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड को रूट I1 प्लस रूट I2 कर सकते हो। रूट के अंदर होल बाहर ही रहेगा, अभी भी तुम मालूम है कि रूट I1 इसको ही बोल दिया, रूट I2 इसको बोल दिया, होल स्क्वायर बाहर रहा, कोई खास बात इसमें नहीं है। आगे मूव करते हैं तो हमारे पास आगे आता है जो वो वाली चीज़ आती है, ये वाली चीज़ कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होता है, यहाँ पे नेट देखोगे कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही करके निकालते हैं, इसको ऐसे करके निकालते हैं। तुमको वही सारी चीज़ें देखो, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब हमारे पास लेमडा हो, एक पूरा पाथ कवर हो, एक पूरा जो चीज़ है ना सर, ये वाली चीज़ कवर हो, यानी 2 पाई हो, 1 पाई 180 होता है, तो यहाँ पे 2 पाई कम से कम हो, तो 2 पाई के टर्म में चले, इवन के फॉर्म में चले, या फिर एक पूरा लेमडा हो तो इन लेमडा के फॉर्म में हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव करेगा। डिस्ट्रक्टिव के अंदर पाई 180 लो या λ/2 लो। बाकी कंजिक्यूटिव बोलने के लिए 2n-1 कर लेते हैं, तो कंजिक्यूटिव तक ही आता रहेगा। अगर दोनों का दोनों सेम है तो मैंने तुमको बताया था 4i, यहाँ पे भी π/2 होता है, और ये वही वाला फॉर्मूला है एग्जैक्टली जो एम्पलीट्यूड का करके बस स्क्वायर कर दिया। एम्पलीट्यूड अगर दो वेक्टर को सिंपल तरीके से यहाँ पे देख रहे हो cos फाई है, तो वेक्टर सम होता है cos के अंदर, तुम मालूम है, तो 2 cos 5/2 होता है, और इंटेंसिटी पे जाओगे तो 4i0, बस दोनों का स्क्वायर कर लेते हो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके इंटेंसिटी बोल देंगे, इसका स्क्वायर किया 4i0 cos² 5/2 कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। देखो
यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव I1 बाई I2 अगर n बोला हुआ है तो तुम I1 को n मान सकते हो और I2 को जो होगा ओन 1 मान के निकाल लो, या फिर एक MR स्टार भी लगा सकते हो। इसको देखो कि अगर n की वैल्यू मान लेते हैं 1 हुई तो हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम 4i होगी, और दोनों का दोनों इंटेंसिटी होता है तो मैक्सिमम 4i होता है, मिनिमम 0 होता है। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो, सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख सकते हो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। या तुमने बताया कि अगर ऐसा है I1 अगर n है तो तुम इसको ऐसे करके निकाल सकते हो कि डायरेक्टली देखो कितना भी लंबा जाए ना, डायरेक्टली एंड तक सॉल्व करो तभी मजा आएगा। तो रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, और I1 कितना है I2 कितना है वैल्यू रख के निकाल दोगे। ये सब तुमको रिफ्लेक्शन वाला, तुमको रिवीजन मैंने कराया था नहीं कराया था, चलो अभी कर लेते हैं ना, कोई खास बात नहीं है।